दर्द। अरे कितना दर्द है, सर तो फट रहा है सच में। एक चमकदार शोर शराबे से भरी सपनों की दुनिया एकदम से टूट गई। गहरी नींद में पड़ा झो मिंगरुई अचानक से अजीब सा तेज दर्द महसूस करता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डंडे से बार बार सिर पर मार रहा हो। नहीं, ये तो जैसे कोई नुकीली चीज सीधा कनपटियों में घुस गई हो और फिर अंदर से मरोड़ आ गई हो। आह। हड़बड़ी में जो मिंगरुई ने करवट बदलने की कोशिश की, ऊपर देखने की, उठने की, पर हाथ पैर हिल ही नहीं रहे थे। जैसे शरीर पर उसका कंट्रोल ही खत्म हो गया हो। लगता है मैं अभी भी जागा नहीं हूं। हाँ, शायद अभी भी सपना ही चल रहा है। कौन जाने अगला सीन ये हो कि मुझे लगे मैं जाग चुका हूं, पर असल में मैं अब भी सो ही रहा हूं। चो मिंगरुई ऐसे अजीब अनुभवों से अनजान नहीं था। उसने पूरी कोशिश की कि ध्यान लगाए इस अंधेरे और उलझन से बाहर निकल सके, पर सपना अभी भी हावी था। जितनी भी हिम्मत जुटाता वो धुएं की तरह उड़ जाती। सोच काबू में नहीं आ रही थी। जितना फोकस करता उतने ही उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में आ जाते। आखिर रात के बीचों बीच इतना भयानक सिरदर्द क्यों? और ये इतना ज्यादा दर्द क्यों? कहीं दिमाग में खून तो नहीं जम गया? कमबक, कहीं मैं इतनी जल्दी मर तो नहीं जाऊंगा? मुझे जागना होगा अभी। ए, दर्द थोड़ा कम क्यों लग रहा है? पर फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई भोथरा चाकू दिमाग के अंदर चल रहा हो? लगता है अब नींद आ ही नहीं सकती। कल ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे मैं अभी भी ऑफिस के बारे में क्यों सोच रहा हूं? ये कोई मामूली सिरदर्द नहीं है, छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। मैनेजर कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, हम इस तरह सोचें तो बुरा भी नहीं है, थोड़ा फुर्सत का टाइम मिल जाएगा। तेज धड़कता दर्द धीरे धीरे झो मिंगरुई को थोड़ी ताकत देता है। वो पीठ हिला पाता है और आंखें खोल देता है। आखिरकार वो उस अजीब हालत से बाहर निकलता है। पहले नजर धुंधली होती है, फिर हल्की सी लाल रोशनी सब ढक लेती है। उसके सामने एक मोटी लकड़ी की स्टडी टेबल थी। बीच में एक खुली नोटबुक रखी थी, पीले खुरदरे पन्नों वाली। उस पर गहरे काले रंग से अजीब सा टाइटल लिखा था। नोटबुक के बाईं तरफ करीब 8 किताबें सलीके से सजी हुई। दाईं दीवार में धसी हुई सफेद सी पाइपें और उनसे जुड़ी दीवार लाइटें। लैंप पूरा पुराना यूरोपियन स्टाइल का था। आधे इंसान के सिर जितना बड़ा, अंदर पारदर्शी कांच और बाहर काली धातु की जाली। लैंप के नीचे एक काली स्याही की बोतल रखी थी जिस पर हल्की लाल चमक थी। उस पर उभरा हुआ कोई धुंधला सा फरिश्ते का निशान था। स्याही की बोतल के आगे नोटबुक के दाईं ओर एक गहरे रंग की पेन रखी थी, पूरी गोल। उसकी नोक हल्की सी चमक रही थी और ठीक पास में पीतल की एक रिवॉल्वर पड़ी थी। गन, रिवॉल्वर। झो मिंगरोई सन रह गया। ये सब चीजें बिल्कुल अजनबी थीं। ये उसका कमरा तो था ही नहीं। हैरानी और उलझन में उसने देखा मेज, नोटबुक, स्याही की बोतल, रिवॉल्वर, सब पर खिड़की से आती लाल चांदनी की एक परत चढ़ी हुई थी। अनजाने में उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। आसमान में एक लाल चांद टका हुआ था, जैसे काले मखमल के पर्दे पर सजा हो, खामोशी में चमकता हुआ। ये झो मिंगरोई को बिना वजह डर लगने लगा। वो झट से खड़ा हुआ, पर पैर पूरे सीधे भी नहीं हुए थे कि सिर फिर जोर से धड़क उठा। ताकत जवाब दे गई। वो गिर पड़ा, धड़ाम। लकड़ी की कुर्सी पर जोर से बैठ गया। पैर दर्द से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो फिर उठ खड़ा हुआ, किसी तरह सहारा लेकर। घबराहट में चारों तरफ देखने लगा। कमरा बहुत बड़ा नहीं था। दोनों तरफ भूरे रंग के दरवाजे। सामने दीवार ग्लासे के पास एक नीचा लकड़ी का पलंग। पलंग और बाएं दरवाजे के बीच एक अलमारी थी। उसके दोनों दरवाजे खुले हुए, नीचे 5 दराज। अलमारी के पास दीवार पर वही सफेद पाइप जिससे कोई अजीब मशीन जुड़ी थी, जहां जहां गियर और पुर्जे खुले दिख रहे थे। टेबल के पास कोने में कोयले जैसा चूल्हा, सूप के बर्तन, लोहे की हांडियां और किचन का सामान। दाएं दरवाजे के सामने एक शीशा जिसमें 2 दरारें थीं। नीचे लकड़ी, सादा सा डिजाइन। नजर घुमाते हुए उसने शीशे में खुद को देखा। काले बाल, भूरे आंखें, लिनन की शर्ट, पतला शरीर, साधारण चेहरा, पर लकीरें काफी साफ। ये झो मिंगरुई की सांस अटक गई। दिमाग में ढेर सारे सवाल उमड़ आए। पुरानी यूरोपियन रिवॉल्वर और ये लाल चांद जो धरती के चांद जैसा बिल्कुल नहीं था, तो क्या क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं? जो मिंगरुई का मुंह थोड़ा खुला रह गया। वेब नॉवेल पढ़ते पढ़ते उसने ऐसे सपने देखे थे, पर जब सच में खुद पर बीती तो मानना मुश्किल हो गया। यही होता है ख्यालों से ज्यादा प्यार करना। वो मन ही मन खुद को कोसता है, पर हालात को संभालने की कोशिश भी करता है। अगर सिर अभी भी इतनी तेज न धड़क रहा होता तो वो जरूर सोचता कि यह सपना है।
शांत हो, बस शांत हो। गहरी सांसें लेकर उसने खुद को संभाला और तभी यादें धीरे धीरे दिमाग में उतरने लगीं। क्लाइन मोरेट्टी, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के लोएन किंगडम का नागरिक, थिंगन शहर, आवा काउंटी, खॉय यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री का ग्रेजुएट, पिता इंपीरियल आर्मी में सार्जेंट थे, दक्षिणी महाद्वीप के युद्ध में शहीद हो गए। उनके मुआवजे से क्लाइन पढ़ पाया। माँ एवरनाइट देवी की भक्त थीं। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के साल ही उनका देहांत हो गया। एक बड़ा भाई, एक छोटी बहन, 3 लोग, 2 कमरे का घर। घर की हालत ठीक ठाक नहीं थी। पूरा घर बड़े भाई की कमाई पर चलता था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में क्लर्क था। हिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते क्लाइन को प्राचीन फेसैक भाषा आती थी, जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की भाषाओं की जड़ मानी जाती थी। साथ ही हर्मीज भाषा भी, जो पुराने मकबरों और पूजा पाठ के ग्रंथों में मिलती थी। हर्मीज भाषा। झो मिंगरुई ने कनपटी दबाई और मेज पर रखी खुली नोटबुक की ओर देखा। पहले अक्षर अजनबी लगे, फिर और ज्यादा अजीब, और अचानक पहचाने से वो पढ़ सकता था। हर्मीज भाषा में लिखा था, हर कोई मरेगा, मैं भी। सिस झो मिंगरुई के रोंगटे खड़े हो गए। वो अनजाने में पीछे हट गया, नोटबुक से दूरी बनाने की कोशिश की। शरीर कमजोर था, लगभग गिर ही पड़ा। किसी तरह मेज पकड़ ली। कमरे की हवा भारी लगने लगी, जैसे हल्की हल्की फुसफुसाहटें हों। बचपन में बड़ों से डरावनी कहानियां सुनने जैसा एहसास। उसने सिर झटका, खुद को समझाया, यह सब भ्रम है। सांस संभालकर उसने नजर हटाई। इस बार नजर गई पीतल की चमकती रिवॉल्वर पर, और एक सवाल उठा। क्लाइन के घर की हालत में रिवॉल्वर खरीदने के पैसे कहां से आए? वो भौंहें सिकोड़ ही रहा था कि मेज के पास एक लाल हाथ का निशान दिखा, चांदनी से भी ज्यादा गहरा और ज्यादा गाढ़ा, खून का निशान। खून। उसने अपनी दाईं हथेली देखी। पूरा हाथ खून से सना हुआ था। सिर का दर्द अब भी जारी था, थोड़ा कम जरूर हुआ था पर रुका नहीं था। क्या मैंने सिर फोड़ लिया? वो शीशे की तरफ बढ़ा। कुछ कदम बाद शीशे में एक मध्यम कद का, काले बालों वाला, भूरी आंखों वाला व्यक्ति दिखा, पढ़ा लिखा सा। ये क्या ये मैं मोरेट्टी? रोशनी कम थी वो, और पास गया। लाल चांदनी में उसने माथे के किनारे देखा। शीशे में साफ दिखा, कनपट्टी पर भयानक जख्म, किनारों पर जले हुए निशान, खून फैला हुआ, और अंदर सफेद सलेटी दिमागी रस धीरे धीरे हिल रहा था। टप टप टप। आईने में जो नजारा दिखा उसे देखकर झो मिंगरोई डर के मारे पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे आईने में दिख रहा इंसान वो खुद नहीं, बल्कि कोई सूखी सड़ी लाश हो। इतने भयानक जख्मों के बाद भी कोई जिंदा कैसे रह सकता है? उसने यकीन करते हुए सिर दूसरी तरफ घुमाया। रोशनी कम थी, दूरी भी थी, फिर भी कनपटी का गहरा छेद और गाढ़े लाल खून के दाग साफ दिख रहे थे। ये झो मिंगरुई ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने बाएं सीने पर हाथ रखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पूरा जिंदा होने का एहसास दे रहा था। फिर उसने खुली त्वचा को छुआ। थोड़ी ठंडक थी, पर अंदर गर्माहट बह रही थी। वो झुका, घुटने मोड़े, देखा कि हिल पा रहे हैं या नहीं। सब ठीक लगा। वो फिर सीधा खड़ा हो गया और थोड़ा शांत हुआ। आखिर हो क्या रहा है? भौहें सिकोड़कर उसने बुदबुदाया। वो फिर से अपने सिर के जख्म को ध्यान से देखने ही वाला था कि 2 कदम आगे बढ़कर रुक गया। लाल चांदनी काफी हल्की थी, इतनी रोशनी में ठीक से देख पाना मुश्किल था। तभी उसकी नजर बगल की दीवार पर गई, सफेद सी पाइपें और धातु की जाली वाला लैंप। अचानक एक याद चमकी। ये तो उस जमाने का आम गैस लैंप था। आग स्थिर रहती थी और रोशनी भी बढ़िया देता था। क्लाइन मोरेट्टी के घर की हालत में केरोसिन लैंप भी सपना था। गैस लैंप तो बहुत दूर की बात, उनके लिए मोमबत्ती ही काफी थी। लेकिन 4 साल पहले जब क्लाइन रात रात भर पढ़कर खॉय यूनिवर्सिटी में दाखिले की तैयारी कर रहा था, तो उसके बड़े भाई बेंसन ने जिद पकड़ ली थी। उसका मानना था, यह पढ़ाई परिवार के भविष्य का सवाल है। कर्ज लेना पड़े तो भी क्लाइन को ठीक माहौल देना चाहिए। बेंसन कोई बेवकूफ नहीं था, नौकरी करता था, दुनिया समझता था। उसने मकान मालिक को समझाया, अगर फ्लैट में गैस पाइप लगवा दी जाए तो आगे किराया आसानी से मिलेगा। मकान मालिक मान गया, पैसे दे दिए, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने की वजह से बेंसन ने लगभग लागत के दाम में नया गैस लैंप खरीद लिया। आखिर में उसे अपनी थोड़ी सी बचत ही लगानी पड़ी, कर्ज तक नहीं लेना पड़ा। याद खत्म होते ही झो मिंगरुई मेज के पास गया, पाइप का वाल्व घुमाया, लैंप का स्विच मोड़ा। छिट छिट चिंगारी की आवाज आई, पर रोशनी नहीं जली। उसने 2-3 बार और घुमाया।
लैंप बस फुसफुसाया, अंधेरा ही रहा। हम उसने हाथ खींचा, बाईं कनपट्टी दबाई और यादों में वजह ढूंढने लगा। कुछ सेकंड बाद वो मुड़ा और दरवाजे के पास दीवार में लगी मशीन के सामने गया। वही सफेद पाइप और अंदर खुले गियर, ये गैस मीटर था। उसने जेब से एक सिक्का निकाला, पीला सा, हल्की कांसे की चमक। एक तरफ ताज पहने आदमी की तस्वीर, दूसरी तरफ गेहूं की बालियों पर लिखा 1। ये लोएन किंगडम का सबसे छोटा सिक्का था। एक पेनी की कीमत करीब 3-4 युआन जितनी थी। इसके और भी साइज थे, 5 पेनी, आधी पेनी, चौथाई पेनी। पर दिक्कत यह थी कि छोटे मोटे सामान में पूरा सिक्का खर्च ही नहीं होता था। जो मिंगरुई ने सिक्के को 2-3 बार उछाला, फिर मीटर के पतले से मुंह में डाल दिया। क्लिंक क्लैंग। सिक्का गिरते ही अंदर गियर घूमने लगे। एक छोटी सी पर मीठी मशीन जैसी आवाज आई। वो कुछ सेकंड मीटर को घूरता रहा, फिर वापस मेज की तरफ गया, लैंप का स्विच घुमाया। छिट छिट फटाक, आग भर की। रोशनी पहले लैंप के अंदर फैली, फिर कांच से बाहर निकलकर पूरा कमरा गर्म उजाले से भर गया। अंधेरा छंट गया। लाल चांदनी खिड़की के बाहर हट गई। पता नहीं क्यों झो मिंगरुई को अचानक सुकून मिला। वो फौरन आईने के सामने गया। इस बार उसने कनपटी को एक एक चीज ध्यान से देखा। कई बार देखने के बाद उसे एहसास हुआ, खून अब बह नहीं रहा था। जख्म जैसे पूरी तरह रोका जा चुका हो। दिमाग का सफेद सा हिस्सा धीरे धीरे ढक रहा था। मांस और खून उगते दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आधे 1 घंटे में या ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे में बस हल्का सा निशान बचेगा। ट्रांसमाइग्रेशन का साइड इफेक्ट, उसने होंठ के कोने से हल्की सी हंसी के साथ सोचा। फिर उसने लंबी सांस छोड़ी। जो भी हो, वो जिंदा तो था। मन थोड़ा शांत हुआ। उसने दराज खोली, एक छोटा सा साबुन निकाला। अलमारी के पास टंगे पुराने फटे तौलिए में से एक लिया। दरवाजा खोला और सेकंड फ्लोर के कॉमन बाथरूम की तरफ चला गया। हाँ, सिर का खून साफ करना जरूरी है, वरना पूरा सीन क्राइम सीन जैसा लगेगा। खुद डर जाना ठीक है, पर अगर सुबह मेरी बहन मेलिसा डर गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बाहर गलियारा पूरी तरह अंधेरा था। आखिर में खिड़की से आती लाल चांदनी में बस परछाइयां दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई जोड़ी आंखें खामोशी से देख रही हों। जो मिंगरुई कदम हल्के रखते हुए डर डर कर बाथरूम पहुंचा। अंदर चांदनी ज्यादा थी, सब साफ दिख रहा था। वो वॉश बेसिन के सामने खड़ा हुआ और नल घुमाया। पानी की आवाज आते ही उसे मकान मालिक मिस्टर फ्रैंकी याद आ गया। किराए में पानी शामिल था, इसलिए वो दुबला पतला सज्जन टोपी, वेस्ट और काले कोट में अक्सर बाथरूम पर नजर रखता था। अगर पानी ज्यादा बहा तो उसकी सारी शरीफी गायब। छड़ी पटते हुए चिल्लाता, चोर कहीं के, पानी बर्बाद करना शर्मनाक है। नाम याद रखूंगा। फिर देखा तो सामान समेत बाहर। ये टिंगन का सबसे सस्ता और बढ़िया फ्लैट है, समझे? छो मिंगरुई ने सिर झटका और ये सब ख्याल हटा दिए। गीले तौलिए से उसने चेहरा बार बार साफ किया। शीशे में देखा, चेहरा पीला था पर बस जख्म बचा था। उसने राहत की सांस ली, फिर शर्ट उतारी और साबुन से खून के दाग धोए। तभी उसके माथे पर बल पड़ गया। इतना ज्यादा खून, इतना बड़ा जख्म, कमरे में भी निशान बचे होंगे। कुछ मिनट बाद शर्ट धोकर वो गीला तौलिया लेकर तेज कदमों से कमरे में लौटा। सबसे पहले मेज पर हाथ का खून साफ किया, फिर लैंप की रोशनी में एक एक जगह ढूंढने लगा। मेज के नीचे काफी खून गिरा था और दीवार के पास एक पीली गोली पड़ी थी। कनपटी पर रखकर गोली चलाई। टुकड़ों को जोड़ते ही उसे समझ आ गया कि क्लाइंट कैसे मरा होगा। उसने जल्दी नहीं की, पहले पूरा खून साफ किया, फिर गोली उठाई, मेज के पास आकर रिवॉल्वर खोली। अंदर 5 गोलियां और एक खाली खोखा था। हाँ, ठीक ही है। उसने गोलियां वापस भरी और सिर हिलाया। फिर उसकी नजर नोटबुक पर गई। हर कोई मरेगा, मैं भी। सवाल बढ़ते चले गए। बंदूक आई कहां से? आत्महत्या थी या झूठा आत्महत्या? इतना सीधा साधा हिस्ट्री स्टूडेंट किस मुसीबत में फंसा? इतना कम खून क्यों? क्या मेरी ट्रांसमाइग्रेशन ने घाव भर दिया? थोड़ा सोचकर उसने दूसरी शर्ट पहनी और कुर्सी पर बैठ गया। क्लाइंट की जिंदगी अभी जरूरी नहीं थी। असल सवाल यह था, मैं यहां आया क्यों और क्या वापस जा सकता हूं? माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, इंटरनेट की दुनिया, स्वादिष्ट खाना, वापस जाने की 1000 वजहें थीं। क्लिक क्लिक क्लिक। उसका हाथ अनजाने में रिवॉल्वर खोल बंद कर रहा था। मेरी जिंदगी में तो कुछ अलग हुआ ही नहीं था, बस थोड़ी बदकिस्मती। तो फिर अचानक ट्रांसमाइग्रेशन क्यों? बदकिस्मती, हाँ। आज रात खाने से पहले मैंने लक एनहांसमेंट रिचुअल किया था। एकदम से दिमाग चमक उठा।
वो खुद को कीबोर्ड पॉलिटिशियन, कीबोर्ड हिस्टोरियन, कीबोर्ड इकोनॉमिस्ट समझता था। दोस्त मजाक उड़ाते थे, सबका थोड़ा थोड़ा जानकार। उन्हीं में से एक था चीनी भविष्यवाणी। पिछले साल अपने शहर की पुरानी किताबों की दुकान में उसे एक किताब मिली थी। नाम था किन और हान राजवंश की रहस्यमयी भविष्यवाणियां। नेट पर दिखाने लायक लगी तो खरीद ली, पर लंबवत लिखावट देखकर मन ही उचट गया। बस शुरुआती पन्ने पलटे और छोड़ दी। पिछले 1 महीने में उसकी किस्मत लगातार खराब थी। मोबाइल खो गया, ग्राहक धोखा दे गए, ऑफिस में गलतियां। तभी उसे किताब की शुरुआत में लिखा लक रिचुअल याद आया। और सबसे अच्छी बात, कोई खर्चा नहीं। 4 जगह इलाके का खाना रखना था, कमरे के 4 कोनों में, बीच में खड़े होकर उल्टी दिशा में 4 कदम, हर कदम पर एक मंत्र, फिर आंख बंद करके 5 मिनट खड़े रहना। उसने कर लिया था, पर तब कुछ नहीं हुआ। कौन सोचता रात में ये सब हो जाएगा। ट्रांसमाइग्रेशन। हो सकता है वो रिचुअल ही वजह हो। अगर ऐसा है तो यही करके वापस भी जा सकता हूं। जो मिंगरुई सीधा बैठ गया। जो भी हो, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अब यही आखिरी दांव था। मेलिसा योजना पक्की होते ही जो मिंगरुई के दिमाग को जैसे एक सहारा मिल गया। डर, घबराहट सब मन के किसी कोने में सिमट गया। अब जाकर उसके पास इतना सुकून था कि वो क्लाइंट की टूटी फूटी यादों को ध्यान से देख सके। आदतन वो उठा और गैस पाइप का वाल्व बंद किया। दीवार वाला लैंप धीरे धीरे मंद पड़ा और फिर बुझ गया। वो वापस कुर्सी पर बैठा। अनजाने में रिवॉल्वर के पीतल वाले सिलेंडर से खेलते हुए उसने सिर के बगल को दबाया। लाल अंधेरे में वो यादों को ऐसे टोल रहा था जैसे थिएटर में बैठा कोई ध्यान से फिल्म देख रहा हो। शायद सिर से गोली निकलने की वजह से क्लाइंट की यादें टूटे कांच जैसी थीं। ना तो पूरी जुड़ी हुई, ना ही पूरी साफ। कई जगह तो बिल्कुल गायब थीं। जैसे ये खूबसूरत रिवॉल्वर उसके पास आई कैसे? उसने सच में आत्महत्या की थी या कोई और वजह थी? नोटबुक पर लिखा हर कोई मरेगा, मैं भी, आखिर उसका मतलब क्या था? या फिर हादसे से 2 दिन पहले उसने कुछ अजीब किया था क्या? सिर्फ यही नहीं, जो बातें उसे पता होनी चाहिए थी वो भी अधूरी थी। जो मिंगुरी को लगा अगर क्लाइन वापस यूनिवर्सिटी गया तो शायद ग्रेजुएट भी ना कर पाए, जबकि वो बस कुछ दिन पहले ही बिना आराम किए घर आया था। 2 दिन बाद टिंगन यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का इंटरव्यू था। लोएन किंगडम में यूनिवर्सिटी से निकलकर उसी कॉलेज में रुकने का रिवाज नहीं था। उसके मेंटर ने टिंगन यूनिवर्सिटी और बैकलुंड यूनिवर्सिटी दोनों के लिए रिकमेंडेशन लेटर दिया था। खिड़की से बाहर देखते हुए झो मिंगरुई ने लाल चांद को पश्चिम में डूबते देखा। धीरे धीरे पूरब से हल्की रोशनी आई, आसमान सुनहरा होने लगा। तभी फ्लैट के अंदर हलचल हुई। कदमों की आवाज उसके दरवाजे की तरफ आई। मेलिसा उठ गई, हमेशा की तरह एकदम टाइम पर। जो मिंगरुई हल्का सा मुस्कुराया। क्लाइन की यादों की वजह से मेलिसा को देखकर उसे सच में लगा जैसे वो उसकी अपनी छोटी बहन हो। लेकिन मेरे तो कोई छोटी बहन है ही नहीं, उसने खुद को तुरंत टोका। मेलिसा बेंसन और क्लाइन से अलग थी। उसकी पढ़ाई एवरनाइट चर्च की संडे स्कूल तक सीमित नहीं रही। जब वो स्कूल जाने की उम्र में पहुंची, लोएन किंगडम में बेसिक एजुकेशन लॉ लागू हो चुका था। सरकार ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी बनाई और पढ़ाई में पैसा लगाया। 3 साल से भी कम समय में कई पब्लिक स्कूल खुले जहां धर्म को बीच में नहीं लाया जाता था, ताकि स्टॉर्म्स के भगवान, एवरनाइट देवी और स्टीमर मशीनरी के भगवान के झगड़े पढ़ाई में ना घुसे। संडे स्कूल जहां हफ्ते का एक कॉपर पेनी लगता था, वहीं पब्लिक स्कूल हफ्ते के 3 पेनी लेता था। महंगा लगता था, पर फर्क ये था कि संडे स्कूल हफ्ते में 1 दिन और पब्लिक स्कूल 6 दिन। असल में काफी सस्ता ही था। मेलिसा ज्यादातर लड़कियों जैसी नहीं थी। बचपन से ही उसे स्प्रिंग बेयरिंग पसंद थे। उसका सपना था स्टीम मैकेनिक बनना। खुद पढ़ाई से वंचित रहने वाला बेंसन पढ़ाई की कीमत समझता था। जैसे उसने क्लाइंट को सपोर्ट किया, वैसे ही उसने मेलिसा का सपना भी संभाला। आखिर टिंगन टेक्निकल स्कूल सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन ही था। पिछले साल जुलाई में 15 साल की मेलिसा एंट्रेंस पास करके स्टीम और मशीनरी डिपार्टमेंट में पहुंच गई। अब उसकी फीस हफ्ते की 9 पेनी हो गई। उधर सदर्न कॉन्टिनेंट की हालत से बेंसन की कंपनी को भारी नुकसान हुआ। मुनाफा गिरा, काम घटा, 1/3 लोग निकाल दिए गए। नौकरी बचाने के लिए बेंसन को और ज्यादा कठिन काम करने पड़े। ओवरटाइम, खराब इलाकों में जाना, पिछले कुछ दिन वो इसी में लगा था।
क्लाइंट मदद करना चाहता था, पर एक आम परिवार से होने की वजह से यूनिवर्सिटी में उसे खुद को कमतर महसूस होता था। जैसे फेसैक भाषा, जो उत्तर महाद्वीप की सभी भाषाओं की जड़ थी, अमीर और कुलीन बच्चे उसे बचपन से सीखते थे। वहीं क्लाइंट ने उसे पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा। ऐसी कई चीज़ों में वो पीछे था। दिन रात मेहनत करके किसी तरह औसत नतीजों से ग्रेजुएट हो पाया। ये सारी यादें जो मिंगरुई के दिमाग में चल रही थी कि तभी उसने दरवाजे का हैंडल खोला और अचानक चौंक गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। ये तो कंट्रोल चीज है, बच्चों को डर लगेगा, ऊपर से सिर पर जख्म भी है। मेलिसा आने ही वाली थी। उसने फौरन कनपटी दबाई, दराज खोली और रिवॉल्वर अंदर फेंककर जोर से बंद कर दिया। क्या हुआ? आवाज सुनकर मेलिसा ने उत्सुकता से देखा। वो जवानी के बीच में थी। खाना ढंग का नहीं मिलता था, इसलिए चेहरा पतला और थोड़ा पीला था, पर त्वचा में अब भी लड़की सी चमक थी। उसकी भूरी आंखें देख चो मिंगरुई ने खुद को संभाला। उसने पास रखा सामान उठाया, शांति से दराज बंद की और दूसरे हाथ से कनपटी को ढक लिया। छूने पर लगा जख्म भर चुका था। उसने चांदी की बेलपत्ती वाला पॉकेट वॉच निकाला, ऊपर का बटन दबाया, ढक्कन खुल गया। अंदर पिता की तस्वीर थी। इंपीरियल आर्मी के उस सर्जेंट की सबसे कीमती याद। पुरानी होने की वजह से अक्सर खराब हो जाती थी। बेंसन इसे साथ रखकर स्टेटस दिखाना चाहता था, पर कई बार शर्मिंदा हुआ। आखिर में घर में ही रख दी गई। मेलिसा को मशीनों का हुनर था। उसने टेक्निकल स्कूल से औजार उधार लेकर घड़ी को खोला जोड़ा। हाल ही में उसने दावा किया था, मैंने ठीक कर दी। जो मिंगरुई ने देखा, सेकंड वाली सुई चल नहीं रही थी। उसने ऊपर वाला डायल घुमाया, कोई आवाज नहीं। सुई वहीं की वहीं। लगता है फिर खराब हो गई। उसने बात बदलने के लिए कहा। मेलिसा ने बिना भाव के देखा और छत से घड़ी छीन ली। उसने ऊपर का बटन खींचा, 2-3 घुमाव दिए, टिक टिक आवाज आ गई। बटन तो टाइम सेट करने के लिए होता है ना? जो मिंगरुई का चेहरा एकदम खाली हो गया। तभी दूर किसी गिरजाघर से घंटी बजी 6 बार। मेलिसा ने सुना, बटन फिर खींचा, टाइम मिलाया। अब ठीक है। बस इतना कहकर घड़ी लौटा दी। जो मिंगरुई ने शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। मेलिसा ने एक नजर घूरा और अलमारी की तरफ बढ़ गई। सामान उठाया, दरवाजा खोला और कॉमन बाथरूम चली गई। उसकी नजर में वो तिरस्कार था या हार मानने वाला अपनापन? क्या ये बेकार भाई के लिए प्यार और चिंता है? जो मिंगरुई हंस पड़ा। क्लिक क्लैक। वो घड़ी खोल बंद करता रहा। उसके दिमाग में सवाल था, बिना साइलेंसर के गोली चली फिर भी मेलिसा को आवाज क्यों नहीं आई? क्या वो इतनी गहरी सो रही थी, या फिर इस आत्महत्या में कुछ और ही था? क्लिक क्लैक। मेलिसा वापस आई। उसने घड़ी से खेलते देखा किसी नजर से कहा, मीठी आवाज में, क्लाइंट, बची हुई ब्रेड निकाल लेना। आज नई ब्रेड लाना, मटन और मटर भी। तुम्हारा इंटरव्यू पास है, मैं मटन मटर की सब्जी बनाऊंगी। वो चूल्हा निकालकर कोयले से पानी चराने लगी। फिर नीचे वाली दराज से कम दर्जे की चाय निकाली। 10 पत्ते डाल दिए, मानो असली चाय हो। 2 बड़े कप भरे। राई की ब्रेड के 2 टुकड़े बांटे। स्वाद कुछ खास नहीं था, पर वो भूखा था। चाय के साथ जैसे तैसे निगल लिया। कुछ देर में मेलिसा खा चुकी थी। बाल ठीक करके बोली, 8 पाउंड ब्रेड ही लेना। गर्मी है, जल्दी खराब हो जाएगी, और मटन मटर लेना मत भूलना, याद रखना। वाकई बेकार भाई की फिक्र थी। जो मिंगरुई मुस्कुराया। ठीक है। मेलिसा ने कुछ नहीं कहा, सामान समेटा, माँ की छोड़ी हुई पुरानी टोपी पहनी, खुद सिली बैग उठाया और निकल पड़ी। आज संडे नहीं था, पूरा दिन क्लास थी। स्कूल तक पैदल करीब 50 मिनट लगते थे। पैसे बचाने के लिए वो हमेशा पैदल जाती थी। दरवाजा खोलते हुए वो रुकी। क्लाइन, ज्यादा मटन मत लेना, बेंसन संडे को आ सकता है। और हाँ, 8 पाउंड ही। हाँ हाँ ठीक है, जो मिंगरुई बोला। उसके दिमाग में संडे शब्द गूंजता रहा। साल, महीने, हफ्ते, सब कुछ धरती जैसा ही था। ये समानता उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। दरवाजा बंद होते देख उसने लंबी सांस ली। फिर उसका ध्यान लक एनहांसमेंट रिचुअल पर गया। सॉरी, मैं सच में घर लौटना चाहता हूँ। कुर्सी पर वापस बैठते ही दूर कहीं कैथेड्रल की घंटियां फिर से बजने लगीं। 1-2 ऐसे करते करते पूरे 7 बार। तभी जो मिंगरुई धीरे धीरे खड़ा हुआ। वो आगे अलमारी के पास गया और अपने कपड़े निकालने लगा। काली बनियान, उसके ऊपर सूट, टाइट फिट पैंट, आधी ऊंचाई वाली टोपी और चेहरे पर हल्की सी पढ़ाकू वाली शक्ल। एक पल को उसे लगा, अरे जैसे कोई विक्टोरियन टाइम की इंग्लिश ड्रामा चल रही हो और वो उसी का किरदार हो। वो हल्का सा मुस्कुराया, सिर हिलाया और बुदबुदाया, अरे नहीं यार, मैं कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहा,
बस सब्जी मसाला लेने जा रहा हूँ अपने लक बढ़ाने वाले रिचुअल के लिए। क्लाइंट को अपने आने वाले इंटरव्यू की इतनी चिंता रहती थी कि ये आदत बन गई थी। ध्यान थोड़ा भी भटका नहीं और बस अपने इकलौते ढंग के कपड़े पहन लिए। चो मिंगरुई ने गहरी सांस ली, सूट और बनियान उतारी और उनकी जगह भूरा पीला सा कोट पहन लिया। साथ में उसी रंग की गोल किनारे वाली फेल्ट टोपी। कपड़े ठीक करके वो बिस्तर के पास गया। वहां रखा चौकोर कुशन उठाया। नीचे एक छोटा सा छुपा हुआ छेद था। हाथ डालकर टटोलने लगा और अंदर की परत तक पहुंचा। जब हाथ बाहर निकाला तो हथेली में नोटों की एक छोटी सी गड्डी थी। लगभग 8 नोट, हल्के गहरे हरे रंग के, थोड़े पुराने। ये सब बेंसन की पूरी जमा पूंजी थी। अगले 3 दिन का घर खर्च भी इसी में शामिल था। 2 नोट 5 सोली के थे, बाकी 1 सोली के। लोएन किंगडम की करेंसी में सोली दूसरी नंबर की इकाई थी, पुराने जमाने के चांदी के सिक्कों से निकली हुई। 1 सोली 12 कॉपर पेंस, 1 और 5 सोली के नोट चलते थे। सबसे ऊपर था गोल्ड पाउंड, कागज का ही लेकिन पूरी तरह सोने से गारंटी वाला। 1 गोल्ड पाउंड इक्वल 20 सोली। 1, 5 और 10 गोल्ड पाउंड के नोट। जो मिंगरी ने एक नोट फैलाया। हल्की सी स्याही की खुशबू आई। हाँ, ये पैसे की खुशबू थी। शायद क्लाइंट की यादों की वजह से या पैसे की आदत से उसे लगा बस देखते ही इन नोटों से प्यार हो गया। देखो तो डिजाइन कितना सुंदर है। जॉर्ज तृतीय, वो भी अपनी बड़ी सी मूंछों के साथ, कितना क्यूट लग रहा है। और ये वाटरमार्क, धूप में करो तो कितना साफ दिखता है। नकली से बचाने वाला ये डिजाइन, बिल्कुल अलग लेवल। लगभग 1 मिनट तक वो नोटों को देखता रहा। फिर 2 1 सोली के नोट निकाले, बाकी सब वापस रोल करके कुशन में छुपा दिए। कपड़ा ठीक से जमाया। दोनों नोट मोड़कर अपने भूरा पीले कोट की बाईं जेब में रख दिए। पैंट की जेब में पड़े छुट्टे पेन से अलग। सबने पटाकर दाईं जेब में चाबी डाली। एक गहरा भूरा कागजी थैला उठाया और दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। लेकिन कदम धीमे पड़ गए, फिर पूरी तरह रुक गए। दरवाजे के पास खड़े खड़े उसकी भौंहें सिकुड़ गई। क्लाइंट की आत्महत्या, बहुत अजीब बातें थीं उसमें। अगर वो ऐसे ही बाहर निकल गया तो कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। थोड़ा सोचने के बाद वो वापस मेज के पास गया, दराज खोला और चमकती पीतल की रिवॉल्वर निकाल ली। ये ही तो एक सहारा था, और असली ताकत वाला हथियार भी। चलाना भले ना आता हो, लेकिन बस इसे निकाल लेना ही सामने वाले को डरा देगा। ठंडी धातु को हाथ से छूते हुए उसने रिवॉल्वर उसी जेब में डाल दी जहां नोट थे। उंगलियां पैसे और बंदूक दोनों को पकड़कर, बिल्कुल छुपी हुई। थोड़ा सुरक्षित लगा, लेकिन दिमाग फिर भी अटक गया। अगर गलती से चल गई तो? झट से एक तरीका सूझा। उसने रिवॉल्वर निकाली, सिलेंडर खोला। जो खाली चैम्बर था आत्महत्या वाला, उसे ठीक हथौड़े के सामने सेट किया, फिर बंद कर दिया। अब अगर गलती से भी चली तो खाली फायर होगा। रिवॉल्वर वापस जेब में, बायां हाथ वहीं रखा। दाहिने हाथ से टोपी दबाई, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। दिन में भी कॉरिडोर थोड़ा अंधेरा ही रहता था। आखिर में लगी खिड़की से बस थोड़ी सी धूप आती थी। सीढ़ियां उतरते उतरते वो बाहर पहुंचा और फिर सूरज की रोशनी और गर्माहट में आ गया। जुलाई के पास पास था, गर्मियों का बीच, लेकिन टिंगन लोएन किंगडम के उत्तर में था। यहाँ गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती, साल में भी 30 डिग्री तक मुश्किल से पहुंचती। सुबह तो ठंडा, सड़कों पर गंदा पानी, कचरा। गरीब इलाकों में ये आम बात थी। सीवर होने के बावजूद आखिर लोग बहुत थे और सबको जीना था। आओ आओ, गरम गरम भुनी मछली, ताजा एस्टर सूप, सुबह पी लो, दिन भर ताकत। पोर्ट से आई ताजी मछली, सिर्फ 5 पेंस। मफिन और ईल सूप, जबरदस्त जोड़ी। शंख शंख। खेतों से आई सब्जी, सस्ती और ताजी। फेरी वाले चिल्लाते जा रहे थे। कुछ लोग रुककर देखते, तुलना करते, कुछ हाथ हिलाकर आगे बढ़ जाते। अभी काम ढूंढना था। जो मिंगरुई ने हवा में मिलीजुली बदबू और खुशबू को महसूस किया। बाएं हाथ में रिवॉल्वर कसकर पकड़ी, पैसे भी। दाहिने हाथ से टोपी दबाए हुए थोड़ा झुककर भीड़ में चलता रहा। इतनी भीड़ में चोर तो होंगे ही, ऊपर से बेरोजगार लोग, भूखे बच्चे जिन्हें बड़े लोग काम में लगाते थे। जब भीड़ थोड़ी कम हुई, उसने सीधा होकर आगे देखा। एक आवारा एकॉर्डियन बजा रहा था, कभी मीठी धुन, कभी जोशीली। पास में कुछ फटे कपड़ों वाले बच्चे, कुपोषण से पीले चेहरे, लेकिन नाच रहे थे, खुश, मानो राजकुमार हों या फरिश्ते। एक औरत गुजरी, गंदा स्कर्ट, बेजान आंखें, लेकिन बच्चों को देखते ही आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे 30 साल पहले खुद को देख लिया हो। जो मिंगरुई आगे बढ़ा और दूसरी गली में मुड़कर स्मायरिन बे बेकरी के सामने रुका।
दुकान की मालकिन वेंडी 70 से ऊपर उम्र, पूरे सफ़ेद बाल, हमेशा मुस्कान। क्लाइन की यादों में वो हमेशा यहीं थी। अरे टिंगन बिस्किट और लेमन केक। सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गया। मिसेज स्मायरन 8 पाउंड राई ब्रेड। ओह, क्लाइन बेटा, बेंसन नहीं आया? 2-3 दिन में, छो मिंगरुई ने टालते हुए कहा। बहुत मेहनती लड़का है, वो बोली। अच्छी पत्नी मिलेगी। फिर हंसते हुए, अब तुम भी ग्रेजुएट हो गए, इतिहास पढ़े हो, जल्दी कमाओगे, ये वाला घर छोड़ देना चाहिए, कम से कम अपना बाथरूम तो हो। आज आप बहुत जवान लग रही हैं। जो मिंगरुई बस सूखी सी मुस्कान दे पाया। अगर इंटरव्यू निकल जाता तो सच में जिंदगी बदल जाती, लेकिन सब कुछ अभी अनिश्चित था। नहीं नहीं, मैं हमेशा से जवान हूं। वेंडी हंस पड़ी। ब्रेड थैले में रखी, हाथ बढ़ाया। 9 पेंस। 9? 2 दिन पहले तो 11 थे, वो बोल पड़ा। ग्रेनेक्ट हटवाने वालों को धन्यवाद दो। वेंडी ने कंधे उचकाए। जो मिंगरुई ने सिर हिलाया। पूरा समझ नहीं आया। जल्दी जल्दी पैसे दिए, छुट्टी जेब में डाले और सामने वाले लेट्यूस और मीट बाजार की तरफ बढ़ गया। मटर वाला मटन बनने वाला था। मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। चौराहे पर टेंट लगे थे। जोकर पर्चे बांध रहे थे। कल रात सर्कस। उसने पर्चा पढ़ा। मेलिसा को पसंद आएगा, पर टिकट कितना होगा? वो पास गया ही था कि एक भारी सी आवाज आई, भविष्य जानना चाहोगे? उसने पलटकर देखा। नुकीली टोपी, काली लंबी ड्रेस, चेहरे पर लाल पीला रंग, गहरी नीली सी आंखें। नहीं, उसने सिर हिला दिया। मेरी टैरो रीडिंग बहुत सटीक है। औरत हंसी। टैरो? चो मिंगरुई चौंक गया। उच्चारण बिल्कुल धरती वाले टैरो जैसा। अगर दाम ठीक हुआ तो देख लेते हैं। औरत तुरंत बोली, आज आप पहले ग्राहक हैं तो मुफ्त है। मुफ्त? अरे भाई, मुफ्त चीजें ही सबसे महंगी पड़ती हैं। जो मिंगरुई मन ही मन बुदबुदाया और तय कर लिया, कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस नहीं लेनी है। जो भी ऑफर आएगा सीधा मना। अगर सच में इतनी ही ताकत है तो ये भी बता के दिखाओ कि मैं यहाँ किसी और दुनिया से आया हूँ। यही सोचते हुए वो उस औरत के पीछे पीछे चला जिसका चेहरा लाल पीले रंग से पुता हुआ था। झुककर छोटे से टेंट के अंदर घुस गया। अंदर बहुत अंधेरा था, बस कुछ पतली सी रोशनी की लकीरें बाहर से आ रही थी। उनमें एक मेज दिखी जिस पर कागजी कार्ड फैले हुए थे। नुकीली टोपी वाली औरत पर अंधेरे का कोई असर नहीं था। उसकी लंबी काली ड्रेस ऐसे सरक रही थी जैसे पानी पर तैर रही हो। वो मेज के दूसरी तरफ बैठी और एक मोमबत्ती जला दी। पीली सी लौ कांपने लगी। अंदर कभी उजाला कभी अंधेरा। पूरा माहौल अचानक रहस्यमय हो गया। जो चुपचाप बैठ गया। नजर कार्ड्स पर गई। मैजिशियन, एम्पर, हैंगमैन, टेम्परेंस, कई जाने पहचाने कार्ड। क्या रोसेल भी कोई सीनियर था? कहीं वो भी मेरी ही तरह? वो मन में बुदबुदाया। अभी वो कार्ड देख ही रहा था कि औरत ने सारे कार्ड समेट लिए। एक गड्डी बनाई और उसके सामने खिसका दी। धीमी आवाज में बोली, पहले कार्ड फेंटो फिर काटो। मैं फेंटू? जो मिंगरुई चौंका। उसके चेहरे पर लगे रंग हिले, हल्की मुस्कान आई। हाँ, किस्मत हर कोई खुद ही खोलता है, मैं बस पढ़ने वाली हूं। जो मिंगरुई तुरंत चौकन्ना हो गया। इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लगेंगे, है ना? इतनी चालें वो पहले ही देख चुका था। औरत थोड़ी सकपकाई, फिर बोली, मुफ्त है। सुकून की सांस। उसने जेब में रिवॉल्वर और अंदर सरका दी। फिर आराम से कार्ड फेंटे, काटे। हाथ तो ठीक ठाक चली जाते थे। हो गया। उसने कार्ड मेज के बीच रख दिए। औरत ने दोनों हाथों से गड्डी पकड़ी। थोड़ी देर देखा, फिर अचानक बोली, अरे मैंने पूछा ही नहीं, आप क्या जानना चाहते हैं? पहली मोहब्बत के टाइम टैरो पर थोड़ी रिसर्च की थी। वो बिना रुके बोला, भूत, वर्तमान और भविष्य। 3 कार्ड वाला रीडिंग। औरत ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराई। तो कार्ड फिर से फेंटिए। जब सवाल साफ हो तभी सही कार्ड आते हैं। अभी मजाक कर रही थी क्या? इतनी छोटी बात पर? उसके गाल हल्के से खिंच गए। गहरी सांस ली, फिर से फेंटा, फिर से काटा। अब ठीक है ना? हाँ। उसने ऊपर से पहला कार्ड निकाला, बाईं तरफ रखा, आवाज और धीमी, ये आपका भूतकाल। दूसरा कार्ड सीधा सामने, ये वर्तमान तरफ, और ये भविष्य। तो कौन सा पहले देखें? उसकी धूसर नीली आंखें सीधे उस पर थोड़ा सोचकर बोला, वर्तमान। औरत ने कार्ड पलटा। एक रंग बिरंगा आदमी, सर पर अजीब सी टोपी, कंधे पर डंडा, डंडे से लटकता झोला, पीछे एक छोटा कुत्ता। नंबर्ड फूल, उसने हल्के से पढ़ा। फूल, शुरुआत, नया सफर। वो कुछ समझ ही रहा था कि टेंट का पर्दा झट से खुल गया। तेज धूप अंदर आई। जो मिंगरुई ने आंखें सिकोड़ ली। तुम फिर मेरी जगह क्यों बैठी हो?
एक औरत की गुस्से भरी आवाज। भविष्य बताना मेरा काम है। तुम जानवरों को ट्रेन करती हो। जानवरों की ट्रेनर? अब साफ दिख रहा था। एक और औरत, वैसी ही टोपी, वैसी ही ड्रेस, वैसा ही रंग, बस लंबी और पतली। बैठी हुई औरत उठ खड़ी हुई, थोड़ी खींचकर बोली, अरे मुझे बस अच्छा लगता है ये सब। वैसे कभी कभी मेरी रीडिंग सही भी निकल जाती है। और वो फटाफट बाहर निकल गई। असली फॉर्चून टेलर मुस्कुराए। सर, अब मैं रीडिंग करूं? छो मिंगुई के होंठ फड़के। साफ साफ पूछा। मुफ्त नहीं। तो रहने दो। उसने जेब में हाथ डाला, पैसा और रिवॉल्वर कसकर पकड़े और झुककर बाहर निकल गया। कमाल है, एक एनिमल ट्रेनर से भविष्य सुना। उसने छत से दिमाग से बात निकाल दी। बाजार गया। 7 पेंस में घटिया सा मटन, बीन्स, पत्ता गोभी, प्याज, आलू सब मिलाकर 25 कॉपर पेंस, 2 सोली और 1 पेंस। पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। बेचारा बेंसन। अब घर भागा। रिचुअल का समय। सब लोग निकल जाने के बाद बात उसने जल्दी नहीं की। मंत्र को दूसरी भाषाओं में बदला। कल फिर ट्राई करेगा। आखिर दुनिया अलग है, यहाँ के हिसाब से चलना पड़ेगा। सब तैयार। 4 ब्रेड 4 कोनों में रखे, बीच में खड़ा हुआ, सांस ली, शांत किया खुद को। फिर चौकोर घुमाव, उल्टी दिशा में। पहला कदम आसमान और धरती के अमरदेव, दूसरा आकाश के स्वामी, तीसरा महान सम्राट, चौथा स्वर्गीय पूज्य। फिर आंखें बंद, उम्मीद, डर, उलझन, और फिर हवा जम गई, फुसफुसाहट, दिमाग फटने लगा। अचानक शांति, आंखें खुली। धुंध, अनंत धुंध, लाल तारे, एक को छुआ, धमाका, दूसरा, और तेज, सब गायब। और दूर कहीं तींजियां एक ही धुंध में आपस में टकरा गई। ये जगह क्या है? तीनों एक साथ बोले, तुम क्या करने वाले हो? बियॉन्डर सिर्फ भाषा ही एक जैसी नहीं थी, माहौल भी वही, भारी, तना हुआ और थोड़ा डरावना सा। मैं कहाँ हूं? यहां मैं क्या करने वाला हूं? ईमानदारी से कहे तो छो मिंगरुई खुद भी यही जानना चाहता था। उसने खुद को थोड़ा शांत किया और मन ही मन वही सवाल दोहराए जो सामने वाले दोनों ने पूछे थे। उसे सबसे ज्यादा जो बात चुभी वो शब्द नहीं थे, उनका मतलब भी नहीं, बल्कि उन दोनों के चेहरे के भाव थे। उलझन, सतर्कता, घबराहट, और कहीं न कहीं एक अजीब सा डर और श्रद्धा। सोचो जरा, बिना कुछ किए 2 लोग खिंचकर इस धूसर धुंध वाली दुनिया में आ गए। और जो ये सब होने की वजह बना था छो मिंगरुई, वो खुद ही हैरान और घबराया हुआ था। तो फिर वो दोनों, जिनकी इसमें कोई मर्जी ही नहीं थी, उनके लिए तो ये सब किसी बुरे सपने जैसा ही होगा ना। कुछ पलों के लिए छो मिंगरुई के दिमाग में 2 रास्ते आए। पहला, खुद को भी पीड़ित दिखाओ, असली पहचान छुपाओ, भरोसा जीतो, और फिर हालात देखकर फायदा उठाओ। दूसरा, खुद को रहस्यमयी बनाए रखो, जैसे कोई ऊंची ताकत हो, और धीरे धीरे इनसे जानकारी निकालो। सोचने का ज्यादा टाइम था नहीं, जो ख्याल दिमाग में चमका उसी पर उसने दाम लगा दिया। दूसरा रास्ता, सामने वालों की मानसिक हालत का फायदा उठाना और अपने लिए सबसे ज्यादा बढ़त लेना। धुंध में कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जो मिंगरुई हल्का सा हंसा। आवाज नीची थी पर भारी नहीं। एक कोशिश, उसने शांति से कहा, जैसे कोई मामूली बात हो। कोशिश? किस बात की कोशिश? ऑड्री हॉल ने उस धुंध में लिपटे रहस्यमयी आदमी को देखा। उसे सब कुछ अजीब लगा, हंसने लायक भी, डरावना भी, और समझ से बाहर भी। अभी तो वो अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने थी, बस पलटी ही थी, और अब यहाँ ये कैसे मुमकिन है? ऑड्री ने गहरी सांस ली, चेहरे पर शालीन मुस्कान लाई और थोड़ा घबराते हुए बोली, सर, क्या ये कोशिश अब खत्म हो गई है? क्या हम वापस जा सकते हैं? अल्जर विल्सन भी कुछ ऐसा ही पूछना चाहता था, पर उसका अनुभव ज्यादा था। वो चुप रहा, बस देखता रहा। जो मिंगरुई ने पहले लड़की को देखा, धुंध के आर पार बस इतना दिखा, लंबी कदकाठी, सुनहरे बाल, चेहरा साफ नहीं। उसने जवाब देने की जल्दी नहीं की। वो मुड़ा और आदमी को देखा, बिखरे नीले बाल, साधारण कद। तभी उसे एक बात समझ आई, अगर मैं और ताकतवर हुआ या इस धुंध को बेहतर समझ पाया, तो शायद मैं इन्हें साफ देख सकूंगा। इस पल में ये मेहमान हैं और मैं मालिक। नजरिया बदलते ही वो बातें दिखने लगी जो पहले छूट गई थीं। दोनों थोड़े से धुंधले लग रहे थे, हल्की लाल आभा में, जैसे उन लाल सितारों की परछाई। ये सब किसी अजीब से रिश्ते की वजह से था, एक ऐसा रिश्ते से सिर्फ वही महसूस कर सकता था। रिश्ता टूटा तो ये दोनों लौट जाएंगे। छो मिंगरुई ने हल्का सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, अगर आप बाकायदा कहें तो अभी इसी पल वापस जा सकते हैं। ऑड्री ने राहत की सांस ली। उसका दिल मान गया, जिसके पास इतनी अजीब ताकत हो वो झूठ नहीं बोलेगा। मन थोड़ा शांत हुआ, और अजीब बात यह कि अब उसे लौटने की जल्दी नहीं थी। उसकी हरी आंखें चमक उठीं। ये तो कमाल का अनुभव है, वो उत्साह से बोली।
सच में मुझे हमेशा से रहस्य और चमत्कार पसंद हैं। सर, मैं जानना चाहती हूँ, मैं बियॉन्डर कैसे बन सकती हूँ? बोलते बोलते वो जोश में आ गई। डर कब कब भूल चुकी थी। अच्छा सवाल है, मुझे भी जवाब जानना है, जो मिंगरुई ने मन में सोचा। वो जवाब सोच ही रहा था कि एक और ख्याल आया, ऐसे खड़े खड़े बात करना ठीक नहीं लगता। मुझे किसी महल में होना चाहिए, बड़ी मेज, ऊंची कुर्सी। जैसे ही ये सोचा, धुंध हिलने लगी। अचानक चारों तरफ विशाल पत्थर के खंभे, ऊपर एक बड़ा सा गुंबद, एक लंबी कांसे की मेज, दोनों तरफ ऊंची कुर्सियां। सब कुछ किसी दैत्य के महल जैसा। ऑड्री बुदबुदाए, वाह कितना अजीब, कितना शानदार। अल्जर ने चारों ओर देखा, फिर बोला, अगर तुम बियॉन्डर बनना चाहती हो तो चर्च का रास्ता है। उसने समझाया, बियॉन्डर अब भी हैं, छुपकर, अंधेरे से लड़ते हुए। सब जानती हूं, पर आजादी नहीं खोना चाहती। अल्जर बोला, कुर्बानी के बिना कुछ नहीं मिलता। फिर बोला, मेरे पास 2 सीक्वेंस 9 पोशन फॉर्मूले हैं। ऑड्री की आंखें चमक उठी। एक, दूसरा, स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर, देखने व समझने वाला। ऑड्री लगभग फिदा हो गई। मुझे यही चाहिए, मैं इसके बदले क्या दूं? अल्जर ने कहा, घोस्ट शार्क का खून 100 मिलीलीटर। ऑड्री ने हामी भरी, फिर झिझकी। पर भरोसा? अल्जर ने जो मिंगरुई की ओर देखा। ये सर हमारे गवाह होंगे। ऑड्री भी बोली, हाँ सर, आप गवाह बनिए। फिर उसे याद आया, सर, हम आपको क्या कहकर बुलाएं? जो मिंगरुई कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कराया, तुम मुझे द फूल कह सकते हो। इतना सा जवाब भव्य हाल में गूंजा, फिर धीरे धीरे धुंध में घुल गया। लेकिन आवाज ऑड्री और अल्जर के दिल में अटक गई। उन्होंने ऐसा नाम बिल्कुल नहीं सोचा था, पर अजीब बात यह थी कि यह नाम उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। रहस्यमयी, ताकतवर, जब कुछ शब्द उसमें समाया हुआ। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद ऑड्री खड़ी हुई। उसने हल्के से अपनी स्कर्ट उठाई, घुटने मोड़े और झुककर बोली, आदरणीय मिस्टर फूल, क्या आप हमारी इस सौदेबाजी के गवाह बनना स्वीकार करेंगे? जो मिंगरुई का दिमाग तेजी से चला। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक जवाब दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है मिस्टर फूल। अल्जर भी खड़ा हुआ, हल्का सा झुका, हाथ सीने पर रखा। जो मिंगरुई ने हाथ नीचे किया और मुस्कुराया। तो फिर जारी रखो। अल्जर बैठा और ऑड्री की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम घोस्ट शार्क का खून जुटा सको तो उसे पेलिकन स्ट्रीट, ब्रिज हार्बर के व्हाइट रोज एरिया में वॉरियर एंड सी बार भेज देना। मालिक को कहना ये कैप्टन के लिए है। मुझे खून मिलते ही बताना, क्या मैं फॉर्मूला तुम्हें यहां बताऊं या किसी पते पर भेज दूं? ऑड्री ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराई, यह आधा सुरक्षित है। हाँ, याददाश्त की परीक्षा जरूर होगी। क्योंकि मिस्टर फूल गवाह थे, तो इसका मतलब था आगे भी ऐसी बैठक होगी। ये सोचते ही ऑड्री की आंखें चमक उठी। वो जो मिंगरुई की तरफ मुड़ी और बोली, मिस्टर फूल, क्यों ना आप ऐसी कुछ और कोशिशें करें? अल्जर भी चुपचाप सुन रहा था, और सच कहे तो उसे भी ये बात जमी। वो बोला, मिस्टर फूल, ऐसी बैठकें दिलचस्प नहीं लगती क्या? आपकी ताकत हमारी समझ से बाहर है, पर फिर भी कुछ चीजें होंगी जिनमें हम आपकी मदद कर सकें। ये युवती ऊंचे घराने से लगती है। मेरे पास अपने अनुभव, साधन और संपर्क हैं। शायद कभी हम आपके लिए कोई छोटा काम आसान बना सकें। उसकी सोच साफ थी। बिना पूछे, बिना रोके उसे यहां खींच लिया गया। इन बैठकों से बचना शायद मुमकिन ही नहीं था, तो बेहतर है फायदा उठाया जाए। अलग अलग जगहों से आए लोग, अलग सोच, अलग साधन अगर साथ आए तो नतीजे अजीब और ताकतवर हो सकते हैं। ऑड्री ने अल्जर की तरफ देखा। ऊंचे घराने की लड़की? वो पल भर को चौंकी, फिर संभल गई और जोश में बोली, मिस्टर फूल, ये सुझाव बहुत अच्छा है। अगर ये बैठकें नियमित हो जाएं तो आप कुछ असुविधाजनक काम हमें सौंप सकते हैं, बशर्ते वो हमारी क्षमता में हो। जो मिंगरुई अंदर इधर हिसाब लगा रहा था। ज्यादा बैठकें मतलब ज्यादा जानकारी, बियॉन्डर, रहस्य, पोषण, सब कुछ। लेकिन ज्यादा बैठकें मतलब खुद के उजागर होने का खतरा। किसी भी दुनिया में फ्री लंच नहीं मिलता। उसने उंगली से मेज थपथपाई, फिर सोचा, बुलाने और भेजने का कंट्रोल मेरे पास है, फायदा ज्यादा है। उसने उंगली रोक दी और मुस्कुराया, मुझे बराबरी का लेन देन पसंद है। तुम्हारी मदद बेकार नहीं जाएगी। हर सोमवार दोपहर 3 बजे कोशिश करना अकेले रहो। आगे चलकर शायद तुम पहले से छुट्टी भी ले सको, ताकि अजीब हालात से बचा जा सके। ये उसकी मंजूरी थी। ऑड्री तो बस 17 की थी। खुशी से उसने मुट्ठी भींच ली। तो फिर क्या हम कोड नेम्स रखें? असली नाम तो नहीं बोल सकते ना? अच्छा विचार, चो मिंगरुई ने हल्के अंदाज में कहा।
ऑड्री तुरंत बोल पड़ी, आप फूल हैं टैरो कार्ड से, तो हम भी टैरो से ही नाम लेंगे। वो खिल उठी। मैं तय कर चुकी हूं, मेरा नाम होगा जस्टिस। और आप? उसने अल्जर की तरफ शरारती मुस्कान से देखा। द हैंग्ड मैन। वाह, तो हम हुए टैरो क्लब के संस्थापक सदस्य। ऑड्री खुशी से उछल पड़ी, फिर डरते हुए छो मिंगरुई को देखा। ठीक है ना मिस्टर फूल, ऐसी छोटी बातें तुम खुद तय कर सकते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद। ऑड्री बेहद खुश थी। फिर बोली, मिस्टर हैंग्ड मैन, पता एक बार फिर बता दीजिए, डर है भूल न जाऊं। अल्जर ने दोबारा बताया। 3 बार मन ही मन दोहराने के बाद ऑड्री फिर बोली, सुना है टैरो कार्ड सम्राट रोसेल ने बनाए थे, क्या वो भविष्य भी दिखाते हैं? अल्जर ने समझाया, ज्यादातर भविष्य इंसान खुद से जुड़ा होता है, टैरो बस एक औजार है संकेत समझने का। छो मिंगरुई चुप था पर ध्यान से सुन रहा था। तभी उसका सिर फिर दर्द करने लगा। आज की बैठक यहीं खत्म करते हैं, उसने भारी आवाज में कहा। आपकी इच्छा, दोनों ने कहा। अगली बैठक का इंतजार रहेगा, वो मुस्कराया। लाल रोशनी बुझी, सब कुछ धुंध में घुल गया। अगले ही पल वो अपने कमरे में खड़ा था। सब सपने जैसा था। उसने बुदबुदाया, घड़ी देखी, वक्त सिर फट रहा था। वो कुर्सी पर बैठ गया। लगता है अभी वापसी मुमकिन नहीं। अब वो अंधाधुंध प्रयोग नहीं करेगा, पहले समझना जरूरी था। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोला, अब से मैं क्लेन हूं। और फिर अचानक हंस पड़ा। अरे ये तो सोशल नेटवर्किंग जैसा था ना।